जय हिंद स्टूडेंट्स हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये 5वां नंबर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रूस में नई आर्थिक व्यवस्था के बारे में। रूस में जो नई आर्थिक व्यवस्था लागू किया गया था लेनिन के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज बेटर तरीके से समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और फुल वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं रूस में नई आर्थिक नीति क्या थी। स्टूडेंट्स मैंने इसका सटीक और एकदम जवाब देने की कोशिश की है, इसमें लिखा है मैंने, ठीक है, टाइपिंग किया है। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत कमी भी लगता है तो आप लोग एडिंग कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ये अपने सोच के अनुसार, ठीक ना, आप लोग आंसर बना सकते हैं। तो मैंने ये सटीक आंसर लिखने की कोशिश की है, यहाँ पर टाइपिंग करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये जो रूस, ठीक ना, रूस में जो नई आर्थिक व्यवस्था थी इसको हम लोग बेटर तरीके से जान लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग आर्थिक नीति के बारे में तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आर्थिक नीति की स्थिति पैदा कैसे हुई रूस में। लेनिन ने आखिर उसके सामने ऐसी कौन सी समस्या आई जिसके कारण से उसको ये नई आर्थिक नीति की घोषणा करनी पड़ी, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग बारी बारी से उसको जान लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग ये जो मैंने लिखा है इसका आंसर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था जब जार की सत्ता जब चली गई, ठीक है, तो मेंशेविक दल के नेता करेंस्की की सरकार की स्थापना हुई थी, लेकिन वो अलोकप्रिय साबित हुई थी। उसके बाद लेनिन ने उसका तख्ता पलटा और अपना साम्यवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना की। लेकिन स्टूडेंट्स उसने ये साम्यवादी व्यवस्था तो सरकार की स्थापना तो की, लेकिन सबसे पहले उसकी समस्या थी, ठीक ना, समाज में सामंजस्य को स्थापित करना। और जो जार की फिजूल खर्ची ने जो आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख दिया था उसकी भरपाई सबसे पहले ज़रूरी थी। इसलिए जो लेनिन था, है ना स्टूडेंट्स, उसने क्या किया था, उत्पादन के जो भी साधन थे, ठीक है, उसके निपटारा हेतु, ठीक ना, और औद्योगिकरण की पूर्ति के लिए, ठीक ना, मशीनों के निजीकरण के लिए क्या किया था उसने क्या किया कि मशीनों, ठीक ना, या विपणन में जो भी उत्पादन के साधन थे उस पर अपना, ठीक ना, अधिकार धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था स्टूडेंट्स, उसने तो मजदूरों की सहायता से, कारीगरों की सहायता से, ठीक ना, मशीनीकरण तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उन मशीनों में, ठीक ना, वस्तुओं के अत्यधिक उत्पादन हो, अर्थव्यवस्था में विकास हो, ठीक ना। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो कि केवल किसानों से वो प्राप्त हो सकती थी। इसीलिए लेनिन ने क्या किया था कि जो भी किसान थे, ठीक ना, जो भी किसान थे उस पर ज़बरदस्ती, ठीक ना, क्या किया, करों का बोझ लाद दिया, ठीक ना, कर के रूप में ज़बरदस्ती अनाज उन लोगों से लिया जाने लगा। इसलिए जो लोग थे, जो समाज था, ठीक ना, अब सोचा कि जो भी हम लोग कमा रहे हैं, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी किसान लोग जो काम करके खेत में मेहनत करके, ठीक ना, धान चावल, ठीक ना, गेहूँ जो भी उपजाते थे, तो वो ज़बरदस्ती कर के रूप में वसूली कर ली जाती थी। इसलिए उन्होंने अब क्या कर दिया, ठीक ना, अब अपने अनाज को जलाना वो लोग शुरू कर दिया था। रूसी किसान जो थे, ठीक ना, कि ज़बरदस्ती आखिर हम लोगों के अनाज को वो लोग क्या कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं कर्ज के रूप में, ठीक ना, कर के रूप में। इसीलिए हम लोग क्या करें, उससे अच्छा कि हम लोग जला देते हैं इसको, ठीक है, जला दिया जाए। तो इसलिए वो लोग खेत में ही आग लगा देते थे फसलों पर। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, देश में अकाल की स्थिति पैदा होगी। सभी जगह किसान क्या करने लगे, खेत में जब आग लगा देंगे तो फसल कहाँ से होगा, जब फसल नहीं होगा तो अनाज कहाँ से आएंगे।
इसलिए अनाज की एकदम, ठीक ना, वहाँ पर अकाल पड़ गई, लोग भूखे मरने लगे। तो इस तरीके से लेनिन ये समझना शुरू कर दिया, ठीक ना। उसने देखा कि आखिर समाज में ऐसा घटना घट रहा है, ठीक ना, भूखमरी की स्थिति आ गई है। विदेशी सहायता मिलने के बावजूद भी यहाँ पर भूखमरी की लोग मर रहे हैं। इसीलिए उसने अपने विचारों को पलटा, थोड़ा सा समझा, ठीक ना। क्योंकि देखिए लेनिन ऐसे स्थिति में, ठीक ना, रूस का नेता बना था जब स्थिति एकदम बिगड़ी हुई थी, ठीक ना। तो वो व्यवहारिक था, ठीक ना, लोगों की स्थिति को समझा, उस स्थिति को समझा। उसके बाद उसने क्या किया, ठीक ना, ये जो उत्पादन हो, ठीक ना, उसमें सुधार के लिए, आर्थिक व्यवस्था सुधरे, उसके लिए उसने रूस में ये जो नई आर्थिक नीति थी उसको लागू किया, ठीक ना। तो आइए हम लोग ये तो जान गए, ठीक ना, कि ये जो आर्थिक नीति है ये क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका आंसर जो है, ठीक ना, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देने हैं, लिखने हैं, ठीक ना, उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में, ठीक ना, बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको जान लेते हैं, ठीक ना, इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं और इसके आंसर्स को देख लेते हैं। तो आज चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम लोग आज की टॉपिक। तो मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले इसको पढ़ देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो तत्काल जो उसके पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको पहले एक बार पढ़ देता हूं। रूस में तत्कालीन समाजवादी व्यवस्था लागू करना या पूंजीवादी व्यवस्था से टकराना रूसी चिंतकों के लिए संभव नहीं था। अतः लेनिन जैसे व्यवहारिक राजनीतिज्ञ ने स्थिति को समझा और अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए तथा रूसी समाज में आर्थिक एवं समाजवादी व्यवस्था के बीच सामंजस्य को कायम रखने के लिए अपने साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए ट्राटस्की की सहायता से सन 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसका मुख्य लक्ष्य पुराने अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना था। तो ये हमारा जवाब था स्टूडेंट। मैं इधर पॉइंट्स दिए गए हैं 8, देखिए यहाँ पर नई आर्थिक नीति के तहत निम्नांकित 8 सूत्रों की घोषणा की गई थी। 8 ऐसे सूत्र बताए गए थे, ठीक ना, जिसमें ये बातें घोषणा की गई थी। हम लोग बारी बारी से उसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। आखिर जो लेनिन था उसने आर्थिक नीति किस तरीके से लागू किया था, क्या कारण था। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को पिछले कंटेंट्स में बताया था, ये जो लेनिन था, ठीक ना, ये क्या था, साम्यवादी सरकार, ठीक ना, चाहता था, साम्यवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पर देखिए पहले लाइन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, रूस में तत्कालीन समाजवादी व्यवस्था, ठीक ना, समाजवादी व्यवस्था लागू करना। समाजवादी व्यवस्था में आप लोगों को बता दो स्टूडेंट्स, ठीक ना, कि लेनिन था साम्यवादी विचारधारा को प्रतिपादित करने वाला, लेकिन समाज की मांग क्या थी, तत्कालीन मांग क्या थी, समाजवादी व्यवस्था थी। मतलब उसमें जनता की भागीदारी हो, है ना। यही ना मैंने बताया था स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अगर पिछला कंटेंट्स नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिए, उसमें सारी बात बताया गया है, ठीक ना। तो समाजवादी व्यवस्था जो थी ये तत्कालीन मांग थी उस समय की तत्कालीन स्थिति के अनुसार, है ना स्टूडेंट्स। तो लागू करना या पूंजीवादी व्यवस्था से टकराना, यहाँ पर देखिए पूंजीवादी व्यवस्था मैंने बताया था स्टूडेंट्स, उस समय चारों तरफ, ठीक ना, पूंजीपतियों का बोलबाला था। मैंने पिछले कंटेंट्स में बताया था स्टूडेंट्स कि उस समय की जो स्थिति थी, ठीक ना, वो पूंजीवादी थी।
लोग जो थे अधिकतर पूंजीपति थे, ठीक ना, लेकिन ये जो व्यवस्था थी यही समाज में उच्च और नीच के, ठीक ना, खाई को पैदा कर दिया था। इसीलिए ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक ना, इससे तत्कालीन टकराना, ठीक ना, ये जो रूसी चिंतक थे, पूंजीवादी व्यवस्था से टकराना रूसी चिंतकों के लिए संभव नहीं था। अब इतने जल्दी स्थिति में, ठीक ना, अर्थव्यवस्था तो कोई दाल भात का कौड़ा तो है नहीं कि सीधे लपेटा और मार दिया, ठीक ना, तो समय लगती है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उसमें सुधार आती है। तो इसलिए ये जो पूंजीवादी व्यवस्था जी थी और ये जो साम्यवादी व्यवस्था की जो मांग थी, ये लेनिन के लिए बहुत मुश्किल का काम था, ठीक ना। तो लेकिन लेनिन जो था वो क्या था, व्यवहारिक था। ये देखिए, वो जानता था, ठीक ना, उसको परख थी। किसकी परख थी स्टूडेंट्स? तत्कालीन समय क्या कह रही है, ठीक ना, लोगों का, ठीक ना, जो मांग है वो क्या है, वो अच्छी तरीके से समझता था। जो परिस्थिति थी, ठीक ना, उसके अनुकूल, ठीक ना, व्यवहारिक परिस्थिति क्या है इसके बारे में वो समझता था। और वो तो एक मतलब राजनीतिज्ञ तो था ही, ठीक ना, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था, ठीक ना। वो समझता था कि परिस्थिति क्या है। उसने स्थिति को समझते हुए, ठीक ना, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए तथा रूसी समाज में आर्थिक एवं समाजवादी व्यवस्था के बीच, यही तो बात है स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, ठीक ना, आर्थिक स्थिति जो थी उसमें और समाजवादी व्यवस्था जो थी, ठीक ना, उसमें कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, ठीक ना। उसने क्या किया, साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए, ठीक ना, उसने क्या किया, अपना जो साम्यवादी विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा क्या कहती है स्टूडेंट्स? आप लोग पिछला कंटेंट्स देख लीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा कहती है कि इसमें डायरेक्ट, ठीक ना, सीधे जनता का क्या हो, अधिकार हो, स्वामित्व हो, उसकी भागीदारी हो। लेकिन यहाँ पर, ठीक ना, एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ गई थी स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों पर अंकुश लगा सके। इसीलिए इसने क्या किया, तत्कालीन समय को देखते हुए साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता किया और उसने साम्यवादी, ठीक ना, जो भी उस समय शासन व्यवस्था थी उसको थोड़ा सा बदल कर, ठीक ना, उसने क्या किया, समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको यहाँ पर लागू किया। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया है स्टूडेंट, साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए ट्राटस्की, ये बहुत मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स पिछले कंटेंट्स में, ट्राटस्की बहुत योगदान दिया है, ठीक ना, लेनिन का। उसी का मुख्य रूप से कहा जाए तो लेनिन ने ये व्यवस्था जो लागू किया था, ये ट्राटस्की की ही सलाह थी। वो बहुत युद्ध स्तर पर चाहता था कि ऐसी व्यवस्था लागू किया जाए। तो उसी की अनुशंसा पर जो लेनिन था उसने, ठीक ना, ये व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ट्राटस्की की सहायता सन 1900 कितना में स्टूडेंट्स, 1921 ईस्वी में ये व्यवस्था को, ठीक ना, लागू किया, जिसको क्या कहा गया, नई आर्थिक नीति कहा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसका मुख्य लक्ष्य पुराने अनुभवों से सीखकर, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, पुराने अनुभव। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं पुराना अनुभव बता दे रहा हूँ क्या था कि जब चार्ल्स निकोलस द्वितीय की शासन व्यवस्था थी, उसका राज्य जब चल रहा था, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या स्थिति थी, ठीक ना, उसने क्या किया था, केवल अपने राजकोष को भरने के लिए लगातार किसानों पर कई प्रकार के, ठीक ना, करों का बोझ लाद दिया था। इसीलिए लेनिन था, वो नहीं चाहता था कि फिर से, ठीक ना, वही चीज़ किसानों पर लादा जाए। इसलिए उसने उस पुराने अनुभव से, ठीक ना, सीखा, ठीक ना, और व्यवहारिक कदम उठाया। उसने देखा कि नहीं, इससे जो किसान हैं वो दब जाते हैं, ठीक है, उनके अधिकार दब जाते हैं। इसलिए उसने यह बात सोचा, ठीक ना, कि ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको हटाकर कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो कृषि हो, जो आर्थिक स्थिति है, ठीक ना, उसमें
उसका विकास हो और जो हमारी प्रगति जो रुकी हुई, आर्थिक जो प्रगति रुकी हुई है, ठीक ना, और भूखमरी की जो स्थिति है वो ठीक हो जाए। तो उसने 8 सूत्री, यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स, 8 सूत्री घोषणा पत्र को जारी किया, जिसे आर्थिक नीति कहा जाता है ना स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अब पॉइंट को समझ लेते हैं, है ना। देखिए पहला पॉइंट है हम लोगों का, ये 8 सूत्री जो घोषणा था, ठीक ना, लेनिन ने किया था आर्थिक नीति को सुधारने के लिए, ठीक ना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। तो चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट जान लेते हैं। किसानों के अनाजों को जबरन, मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स कि उद्योग धंधे तो उसने क्या कर लिया था, उसने तो विकसित कर लिए थे, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और वो केवल किसानों से प्राप्त हो सकती थी, ठीक ना। गांव में जो किसान थे, ठीक ना, जो खेती बाड़ी करते थे, या शहर में जो किसान थे खेती बाड़ी करते थे, उनसे ये पूर्ति हो सकती थी कच्चे माल की। इसलिए उसने क्या किया, किसानों पर तरह तरह के, ठीक ना, वो भी लादना शुरू कर दिया था, कर लादना शुरू कर दिया था, और जबरन या बलपूर्वक, ठीक ना, उससे अनाज ले लेता था कि किसी भी हालत में हमको चाहिए, भले आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी है राज्य का कर चुकाना। तो भले परिवार भूखे मरता था किसानों का, लेकिन वो बलपूर्वक, ठीक ना, अनाज को वो ले लेता था। इसलिए उसने इस नीति के तहत जो जबरन या बलपूर्वक लेने के स्थान पर उसने क्या किया, एक निश्चित कर लगा दिया, ठीक ना, कि आपको जैसे अब अनाज हो रहा है 10 मन, ठीक ना, तो उसने कहा कि इसका मैं 1/10 भाग ले लूँगा या 1/3 भाग ले लूँगा। इस तरीके से उसने एक कर निश्चित कर दिया। और जब कर निश्चित किया स्टूडेंट्स, तो अब मान लीजिए कि जितना अनाज हुआ उसका उतना भाग लिया, और जो अधिक, ठीक ना, जो अधिक अनाज हुए वो किसका हो गया, वो किसानों का हो गया, किसानों का अधिकार हो गया। अब किसान चाहे बेचे, ठीक है, या उसका उपयोग करे, ठीक ना, ये उसके ऊपर चला गया। तो ये बहुत बड़ी, ठीक ना, किसानों के लिए राहत की बात थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो अधिक अनाज होते थे वो कहाँ, सीधे किसानों के पास चला जाता था, ठीक ना। कर जो निश्चित था, ठीक ना, उतना चुका देता था किसान, और बाकी जो अनाज जो ज़्यादा होता था वो अपने घर ले जाता था। तो इस तरीके से, ठीक ना, ये बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ। ये आर्थिक नीति जो थी इसकी, ये बहुत बड़ा योगदान दिया आर्थिक स्थिति को सुधारने में, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, ठीक ना, किसानी पर ही निर्भर रहता है, कृषि पर ही निर्भर रहता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है, संवैधानिक रूप से, ठीक ना, संवैधानिक रूप से जमीन पर ये राज्य, यहाँ पर आप लोग देखिए, राज्य का अधिकार मानते हुए, मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ठीक ना, ये राज्य का पोषक, सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता था लेनिन, लेकिन उसने अपने नीतियों के साथ, साम्यवादी नीतियों के साथ समझौता करते हुए उसने समाजवादी व्यवस्था को लागू किया था। ये मैंने बताया था पिछले कंटेंट्स में कि ये राज्य को ही ख़त्म करना चाहता था, लेकिन क्या किया गया, ठीक ना, मजबूरी थी, स्थिति ही वैसी थी, स्थिति की मांग थी कि राज्य का, ठीक ना, इसमें बात आ जाए, ठीक ना, राज्य का अधिकार हो जाए, ठीक ना, शासन व्यवस्था के अनुसार काम चले। तो इसीलिए राज्य का अधिकार, ठीक ना, जमीन पर राज्य का अधिकार मानते हुए भी व्यवहारिक रूप से किसानों को, ठीक ना, किसानों को क्या किया गया, उसका जो भूमि का स्वामित्व है वो सौंप दिया गया कि नहीं, राज्य को आपको कर देना है, ठीक ना, भूमि कर देना है, और लेकिन इसका मालिक आप लोग होंगे, और मालिक जब होंगे तो आप इसका क्रय और विक्रय कर सकते हैं, लेकिन यह संपत्ति राज्य की होगी, अधिकार आपका रहेगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी यदि इस ज़मीन को खरीदता है, इस भूमि को खरीदता है, तो राज्य का ही अधिकार माना जाएगा, राज्य को ही कर चुकाना पड़ेगा उसको, कोई भी व्यक्ति खरीदे। तो ये भी बहुत बड़ी बदलाव थी, बहुत बड़ी, ठीक ना, घोषणा थी लेनिन का, क्योंकि अब किसानों को सहूलियत होगी, किसी ज़रूरत
मतलब विषम परिस्थितियों में वो अपना ज़मीन खुद से गिरवी रख सकता था किसी के पास, उसके एवज में वो पैसा ले सकता था, है ना स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ी घोषणा थी, किसानों के लिए बहुत अच्छी घोषणा थी। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना, पर्सनल उद्योग, ठीक ना। तो पर्सनल उद्योग क्या है स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत उद्योग क्या है, व्यक्तिगत यानी कि खुद से, ठीक ना, वो उसमें किसी का स्वामित्व नहीं हो, ठीक ना, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, जो व्यक्ति हो अपने स्वेच्छा से वस्तुओं का उत्पादन कर सके, ठीक ना, उसे व्यक्तिगत उद्योग कहा जाता है। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो 20 कर्मचारी, ठीक ना, 20 कर्मचारी से कम, ठीक ना, उद्योग वाले धंधों को व्यक्तिगत कर दिया गया कि चलो ये उन लोगों को दे दिया जाए, ठीक ना, कि वो लोग अपना उद्योग को विकसित करेगा और जब बड़ा हो जाएगा वो उद्योग, ठीक ना, तो वो राज्य के अधीन आ जाएगा। राज्य की कुछ नीति थी, ठीक ना, कुछ रूल से उसके अंतर्गत वो आ जाता है, ठीक ना स्टूडेंट्स। तो चलिए नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं और चौथा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर, ठीक ना। मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स, उद्योगों पर उसने क्या किया था, नियंत्रण कर लिया था, इसलिए उद्योग ही सबसे महत्वपूर्ण उस समय के स्थिति के कारण थे, इसलिए उसने क्या किया, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर क्रियान्वित एवं निर्माण संबंधी अधिकार प्रदान कर दिए गए, ठीक ना। मतलब क्या, जो भी वस्तु का उत्पादन था, ठीक ना, वो क्या किया कि उद्योगपति जो थे, ठीक ना, उनको दे दिया गया ये अधिकार कि वो लोग चाहे जितना भी प्रोडक्ट तैयार करें, ठीक ना, लेकिन जो आपका उद्योग है वो सरकार के अधीन रहेगा, सरकार उसमें उसकी जांच करेगी, देखेगी, परखेगी, ठीक ना। लेकिन निर्माण आप लोग जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन उसका आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना, कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से, ठीक ना, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और सरकार क्या की कि जितने भी उद्योग थे उस समय, बड़े बड़े जो उद्योग थे, ठीक ना, उसको अपने अधीन में लिया। क्यों, क्योंकि वो चाहता था, ठीक ना, कि उद्योगपति जो थे फिर से मनमानी न शुरू कर दे, इसलिए उसने विकेंद्रीकरण किया और सीधे उसकी बागडोर अपने हाथों में लिया। लेकिन जो निर्माण था, ठीक ना, निर्माण संबंधी जो अधिकार थे उन लोगों को प्रदान कर दिया गया कि आप प्रोडक्ट तैयार कीजिए, ठीक ना, आप वस्तु का उत्पादन कीजिए, जितना भी उत्पादन करना है कीजिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता थी, गुणवत्ता, ठीक ना, गुणवत्ता कहने के मतलब गुण और दोष, खराब या अच्छा, है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है उसकी जांच करने के बाद ही आप लोगों को, ठीक ना, उस वस्तु को बाज़ार में बेचने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो ये था सबसे बड़ी बात थी, सरकार सीधे उन उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया था, ठीक ना। यदि उसमें किसी प्रकार की मतलब क्षति होती है तो वो सीधे सरकार उसको पूर्ति करती है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। और पांचवा ये पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, सीमित एवं निश्चित शर्तों पर। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी पॉइंट है स्टूडेंट्स, सीमित और निश्चित शर्तों पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई। अब देखिए पहले था कि विदेश के जो थे, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, है ना स्टूडेंट्स, इंग्लैंड हो गया, तो ये लोग वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो यहाँ पर, ठीक ना, रूस में जो भी उद्योग थे उस पर बहुत सारे पैसा लगाते थे, अपना निवेश करते थे। तो जितना भी लाभ होता था, ठीक ना, वो विदेश में पहुँच जाता था। तो देश की आर्थिक स्थिति उतना सुधरती नहीं थी, ये जार के समय में होता था। लेकिन इसने क्या किया कि निश्चित कर दिया इस बात को कि आप इतना से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, एक लिमिट कर दिया, सीमित उसका दायरा कर दिया कि आप जो विदेशी पूंजी है आप लोग, ठीक ना, ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक ना।
तो इस तरीके से अब जो लाभ होगा, ठीक ना, अब जो उसमें पूंजी लगेगा वो देश का लगेगा, और देश का क्या होगा, देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश में ही पैसा रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत एक कारगर नीति थी उसकी, ठीक ना। अब छठा पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राज्य के एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया। देखिए, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, आप लोगों ने अभी बहुत सारे, ठीक ना, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा स्टूडेंट्स। तो ये सरकारी हैं सब, ठीक ना, कुछ प्राइवेट्स भी हैं, लेकिन इसको राजकीय कर दिया गया, राज्य द्वारा, ठीक ना, राज्य के द्वारा किया गया। राज्य की जो एजेंसियां थी उनके द्वारा, ठीक ना, ये जीवन बीमा स्टार्ट किया गया, लोगों का, ठीक ना, बीमा स्टार्ट किया गया, ताकि क्या हो कि उनका जैसे जैसे दिन, मतलब उसका उम्र बढ़े, ठीक ना, उसके हिसाब से जो एजेंसियां थी विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से, ठीक ना, जीवन बीमा उपलब्ध कराने शुरू कर दिया था। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति क्या होती है स्टूडेंट्स? व्यक्तिगत संपत्ति होती है कि जिस पर उनका अधिकार हो, केवल उनका स्वामित्व हो, उस संपत्ति में कोई भी संपत्ति हो, पैसा हो, जमीन हो, ठीक ना, तो जिसकी उसमें स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत संपत्ति कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास यदि 10 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक ना, तो उस पैसे पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है, दूसरे का अधिकार नहीं होता है, इसलिए उस पैसे को व्यक्तिगत संपत्ति कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति जैसे जिसके नाम से ज़मीन हो, ठीक ना, मकान हो, गाड़ी हो, मत कुछ भी, तो वो व्यक्तिगत होता है, उसे व्यक्तिगत संपत्ति कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये बात आप लोगों गांठ पार कर रख लीजिएगा अपने दिमाग में। तो जीवन बीमा को राजकीय कर दिया गया, ठीक ना, और व्यक्तिगत संपत्ति को, देखिए यही बात मैं एक बड़ी बात यहाँ पर बता दूँ स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत संपत्ति जो थी इसका विरोधी था लेनिन, लेकिन ये बात उसको माननी पड़ी। तो स्टूडेंट्स आगे का एक क्वेश्चन है, मैं डील करूँगा उसको जब समझाऊँगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन है कि ये जो नई आर्थिक नीति है, ठीक ना, नई आर्थिक नीति साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता थी कैसे, एक क्वेश्चन मैं डील करूँगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं इस बात को समझाऊँगा। तो अगला जो कंटेंट है स्टूडेंट्स, जो रिकॉर्डिंग होने वाली है, ठीक ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें मैं बेटर तरीके से विस्तार से बताने वाला हूँ कि कैसे उसने अपने साम्यवादी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए, देखिए ये व्यक्तिगत संपत्ति के विरोध में था ना लेनिन, लेकिन यहाँ पर लागू करना पड़ा उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं उसमें विस्तार से बताऊँगा, तो वो भी बहुत दमदार क्वेश्चन होने वाला है, मैं सटीक उसका भी जवाब देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था जीवन बीमा जो थी और व्यक्तिगत संपत्ति था, वो फिर से राजकीय एजेंसियों के हाथों में चला गया, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा और उसकी देखरेख और उसकी निगरानी की जाने लगी, ठीक ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब ये 7वां पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। क्या स्टूडेंट्स? बैंक। देखिए, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक ना, सबसे महत्वपूर्ण बैंक होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए बैंक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमारा जो पैसा होता है वो सुरक्षित रहता है। अब मान लीजिए आप घर में अगर कुछ पैसे रख लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5, ठीक ना, 15 लाख, 20 लाख, मतलब जितना पैसा, ठीक है, तो मान लीजिए उस पर हमेशा खतरा बना रहता है, कब कहाँ से चोर आ जाए, डकैत आ जाए, ठीक ना, तो ये डर बना रहता है हमेशा। तो बैंक एक ऐसा स्थान है सुरक्षित जहाँ पर हमारा पैसा रह सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बहुत सारे लाभ भी है उसका, मतलब वो कुछ ब्याज भी देता है, तो इस तरीके से पैसे भी बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, ठीक ना, विभिन्न स्तरों पर बैंकों का स्थापना किया, मतलब बड़ा है, ठीक ना, बड़े उद्योग हैं तो बड़े बैंक का, ठीक ना, छोटे स्तर पर ग्रामीण स्तर पर, ठीक ना, उसने बैंक खोला ताकि ग्राम के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, ठीक ना, वो क्या करें, वो अपने पैसों को उसमें निवेश करे, अपने जमा करे, ठीक ना। इसलिए उसने बैंक को खोला और पैसों को निवेश करने के लिए आग्रह किया। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा
ठीक ना, नई आर्थिक नीति की बहुत बड़ी घोषणा थी बैंकों को खोला जाना, है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, ट्रेड यूनियन की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब ट्रेड यूनियन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ट्रेड यूनियन, है ना, मैंने कहा था कि जो भी उद्योग धंधे थे, ठीक ना, तो उनको एक सरकार की ओर से, ठीक ना, एक ट्रेड लेनी पड़ती थी, है ना, कि वो क्या करे कि जब तक वो सदस्य जिस मतलब जो भी उद्योग और कल कारखाने थे, ठीक ना, तो उनको लेना पड़ता था, उसके लिए उनको भारी कर चुकाना पड़ता था, भारी पैसा चुकाना पड़ता था। इसलिए अब ये जो सदस्यता थी वो समाप्त कर दी गई। सीधे अब लोग एक बार, ठीक ना, एक बार किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए, ठीक ना, उद्योग धंधे स्टार्ट करने के लिए एक बार अब लाइसेंस बनवा लिया, ठीक ना, उसके बाद उसके झंझट खत्म हुई। तो ट्रेड यूनियन की जो स्थिति थी वो समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से ये भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ, जहाँ पर उद्योग धंधे जो थे, ठीक ना, बार बार उन लोगों को अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। अब क्या हुआ, अब वो समाप्त हो गया, ठीक ना, उसकी सदस्यता जो थी वो समाप्त कर दी गई। तो इस तरीके से ये जो 8 सूत्री, ठीक ना, जो घोषणा थी नई आर्थिक नीति के तहत, ठीक ना, आर्थिक नीति कहा गया है, स्टूडेंट से ध्यान देना है, ठीक ना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये 8 सूत्रों का, ठीक ना, घोषणा किया गया था लेनिन के द्वारा, इसलिए इसे आर्थिक नीति कहा गया। तो इस तरीके से ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, इसमें एकदम अभूतपूर्व, ठीक ना, ये जब 8 नीतियाँ जब लागू की गई तो इतना जल्दी ग्रोथ किया वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी, ठीक ना, इससे सकारात्मक, ठीक ना, सकारात्मक एक मतलब जो स्थिति थी वो उत्पन्न होना शुरू हो गया रूस में। तो जो आर्थिक स्थिति थी इतनी जल्दी मजबूत हो गई रूस की कि अब वो गिने चुने, ठीक ना, गिने चुने देश में उसकी गिनती होने लगी। और अपनी इसी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर लेनिन ने अपने सैन्य शक्ति को इतना मजबूत कर लिया कि दूसरे देश भी, ठीक ना, अब रूस से डरने लगे थे। और उसने हथियारों के मामले में भी यही आर्थिक जब स्थिति उसकी मजबूत हुई तो उसने बहुत बड़े बड़े हथियारों का भी जखीरा तैयार कर लिया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की टॉपिक थी, इससे मैंने आप लोगों को, ठीक ना, बेटर तरीके से समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोगों से अब हो चुका है समय विदा लेने का। मिलेंगे अब अगले कंटेंट्स में, ज़बरदस्त टॉपिक है, अगला कंटेंट्स देखना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो का आप लोग फुल वॉच कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है अगले कंटेंट्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपसे लेंगे अब विदा। खाइए पीजिए, मस्त रहिए और कोरोना से बच कर रहिए। जय हिंद, जय भारत।